चूंकि सबके सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आगे है, तो इस बात की ज्यादा संभावना है, लगभग पूरी गारंटी है कि सरकार कांग्रेस ही बना लेगी। कांग्रेस को जो अपना 43% वोट मिला था, उसको बचाना चुनौती है। धान बिसात है, 2600 धान बिसात है, तय कम लेबे कि मोदी सरकार की चिट्ठी आती थी कि आप ये बोनस मत दीजिए। सर है कि ये जो आपको क्लोज फाइट दिख रही है, ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी क्लोज होगी। थोड़ा कंफर्टेबल मार्जिन अभी भी रहेगा। नमस्कार, जय जोहार साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का अपना सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। इस वक्त राजनेताओं के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो जनता है, उनकी धड़कनें तेज है। सभी के जहन में एक ही सवाल कि आखिर किसका होगा छत्तीसगढ़, और इन सवालों का जवाब बहुत जल्द मिलेगा। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। कल यानी कि 3 दिसंबर सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसके पहले लगातार कई एग्जिट पोल सामने आए हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर, जिसमें एक तरीके से स्थिति साफ नजर आ रही है, या यूं कहें यह बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में आखिर किसकी सरकार बन सकती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को इंडिया टुडे का एग्जिट पोल बता देती हूं। इंडिया टुडे माई एक्सेस इंडिया के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 40 से 50 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को 36 से 46 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा पोल ऑफ पोल्स यानी कि एवरेज ऑफ एवरी एग्जिट पोल हम देखें तो बीजेपी को 90 में से 40 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 47, यानी कि फर्क ज्यादा नहीं है, लेकिन बढ़त कांग्रेस को ही यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। आज हम एग्जिट पोल के साथ साथ ही छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, कौन से मुद्दे काम कर गए, इन सभी चीजों का विश्लेषण करेंगे, आकलन करेंगे। और हमारे साथ आकलन करने के लिए और चर्चा करने के लिए खुद राजनीतिक विश्लेषक और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुदीप श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ तक में। और साथ ही मेरे साथ सहयोगी अक्षय दुबे साथी भी हैं। तो सुदीप जी, जैसा कि मैंने कहा कि हम पहले एग्जिट पोल के आकलन पर आकलन कर लेते हैं। जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, आपने सभी पढ़ा होगा, देखा होगा, क्या लग रहा है कल कितने सटीक ये साबित होंगे? देखिए, एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल जो होते हैं, ये बेसिकली एक ट्रेंड पकड़ते हैं, और जो सीटों का विश्लेषण है, सीटों का आकलन है, वो थोड़ा सा वेग हो सकता है। पहली तो बात ये देखिए, लगभग सारे के सारे एग्जिट पोल में जो रेंज है वो 10 सीट की है। माने 40 से 50, 36 से 46 एक है, तो कोई 48 से 58 बोलता है, तो कोई 36 से 46 बोल रहा है। ऐसे 10 सीट की रेंज है। 90 सीट की असेंबली में 10 सीट की रेंज, मतलब 10% से ज़्यादा का अंतर आ जाएगा, ये कहना अपने आप में लिमिटेशन जो है किसी भी एग्जिट या ओपिनियन पोल है, उसको बताता है कि एग्जैक्ट सीट की भविष्यवाणी करना शायद उतना संभव नहीं है। जहां तक ट्रेंड की बात है, तो जैसे आप खुद बता रही हैं कि सारे एग्जिट पोल ने एक ट्रेंड पकड़ा है कि कांग्रेस आगे है। कम या ज़्यादा वो अलग मामला है, लेकिन कांग्रेस आगे है। फिर ये भी आप देखिए कि करीब 2 करोड़ मतदाता है। 2 करोड़ मतदाता में अगर 76% पोलिंग हुई है, तो करीब 1 करोड़ 60 लाख की पोलिंग हुई है। 1 करोड़ 60 लाख की पोलिंग में सारे एग्जिट पोल को आप मिला दें, तब भी टोटल सैंपल साइज 30,000 से ज़्यादा नहीं बनता। ये सही है कि उसमें महिला भी होगा, पुरुष भी होंगे, उसमें आदिवासी भी होंगे, एससी भी होंगे, ओबीसी भी होंगे, अपर कास्ट भी होगा, सब होगा। उम्र के हिसाब से युवा भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, लेकिन इनकी लिमिटेशन है। तो आप इसको देखिए, समझिए, एक अंदाज बनता है। और चूंकि सबके सब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आगे है, तो इस बात की ज्यादा संभावना है, लगभग पूरी गारंटी है कि सरकार कांग्रेस ही बना लेगी। जी, वोट शेयर की ही मतलब बात की जा रही है। उसमें जो एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे आया, उसके मुताबिक 41% और 41% दोनों ही मतलब पार्टियों को क्रमशः दिए हैं। और आज CSDS का जो सर्वे आया है, उसके मुताबिक 38% जो वोट है वो बीजेपी की ओर जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस को उन्होंने 4% अधिक, मतलब यानी कि 42% वोट शेयर दिया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2018 का चुनाव एक डिफरेंट चुनाव था। 2018 के पहले जो 3 चुनाव छत्तीसगढ़ में हुए हैं, उसमें वोट डिफरेंस 1% से भी कम, 1.5% से 1% से कम रहा है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टियों के पास लगभग 40-40% का बेस था। जी, पिछले चुनाव में बीजेपी खसक के 33 पे आ गई, बिल्कुल।
वो 33 पे इसलिए आई कि किसानों के एक बड़े हिस्से ने इस बात पर रिवोल्ट किया कि आपने 2100 रुपए का धान बोला था, 300 रुपए बोनस बोला था, वो सब किया नहीं। फिर 15 साल से लगातार एक ही सरकार, और जब हम एक ही सरकार कहते हैं तो छत्तीसगढ़ में एक और चीज है, जी वहां एक ही पार्टी भी नहीं थी, वहां चेहरे भी वही थे। जी बिल्कुल। अच्छा, केवल चीफ मिनिस्टर का चेहरा एक रहे तब भी बात अलग है, वहां सारे बड़े मंत्रियों के चेहरे भी वही थे। तो ब्रिजमोहन है, अमर अग्रवाल है, मूड़त है, प्रेम प्रकाश पांडे हैं, धर्मलाल कौशिक है, ये लगभग पूरे 15 साल ये लोग पावर में रहे रमन सिंह के साथ में। तो वो जो एक फटीक था, उस फटीक के कारण जो रिएक्शन है उसमें बीजेपी वर्कर ने भी काम नहीं किया था, किसी ने नहीं किया, तो एकदम नीचे चले गए। डेफिनेटली बीजेपी का वहां पर से रिकवरी होना है, इसलिए भी होना है कि आप अगर ध्यान दें 2019 में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, बीजेपी वहां 9 सीट जीती 11 में से, 2014 में 10 जीती थी, 19 में 9 जीती, तो मतलब बीजेपी का बेस है। जी तो अगर वो 38% तक आ रहे हैं तो बहुत सामान्य बात है। कांग्रेस को जो अपना 43% वोट मिला था उसको बचाना चुनौती जी है ना। एक आखिरी बात, कांग्रेस में जो ओबीसी वोट आया था साहू का स्पेशली, वो वापस बीजेपी की तरफ जाता दिख रहा है, लेकिन जो सतनामी वोट जोगी कांग्रेस की तरफ गया था उसका एक हिस्सा कम से कम कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा है। जी, तो इसमें जो साइलेंट वोटर है वो भी काम कर सकते हैं। जब पिछले बार जब चुनाव हुए थे तो सारे आकलन धराशायी हो गए थे। सिर्फ एक हमारा जो एक्सिस माई इंडिया का जो पोल है वो लगभग करीब था, लेकिन एक जो अंदाज़ा था बाकी चैनल्स का वो भी सटीक होता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्या इस बार भी छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो चौंकाएगी? नहीं, देखिए पिछले बार अगर आप एग्जिट पोल देखें तो कोई भी एग्जिट पोल सही नहीं था। 51 से 60 बोलकर एक्सिस थोड़ा क्लोज था, लेकिन एक्सिस के भी अगर आप एरिया वाइज देखते कि ट्राइबल एरिया में क्या है, मैदानी एरिया में क्या है, तो वहां वो उतना सटीक नहीं था। ट्राइबल इलाके में तो पिछली बार पूरा स्वीप हो गया था, मतलब 1 से लेके 19 नंबर तक पूरा सरगुजा और रायगढ़ कांग्रेस, 20 नंबर पे जाके खाता खुला था बीजेपी का रामपुर सीट में, पूरा बस्तर साफ। तो ये चीज इस बार नहीं होगी, इस बार एंटी इनकम्बेंसी है, खासकर सरगुजा बस्तर के इलाके में जहां कांग्रेस के एक बहुत से एमएलए तीसरे टर्म में हैं कि एक बार वो सत्ता के विधायक रह लिए, सत्ता पक्ष के, एक बार विपक्ष के, तो अब वो तीसरे टर्म में है। तो उनके पास अब कहने के लिए लोगों को कोई बहाना नहीं है, भैया तुम सरकार में भी थे, तुम विपक्ष में भी थे, अब काम नहीं हुआ तो तुम जिम्मेदार हो। तो ये 5 साल में मतलब ऐसा हुआ क्या कि 15 सीट पर जो बीजेपी सिमट गई थी वो इस बार बढ़त बनाती दिख रही है? मतलब बढ़त मतलब मुकाबले में आ गई, क्योंकि अब 5-6 महीने पहले एक माना जा रहा था कि बीजेपी इस मुकाबले में नहीं है, भूपेश पर भरोसा है जैसे नारे भी दिए गए, और जनता को भी ये चीज़ें महसूस हो रही थी कि शायद इस बार फिर कका आगे होंगे और काफ़ी आगे होंगे। लेकिन 2-3 महीनों में चीज़ें एकदम बदल गई, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ बदला है। जी इसलिए नहीं लगता क्योंकि बीजेपी का बेस है, मैंने बताया आपको, और अगर 35% वोट का किसी पार्टी के पास बेस है तो उसका रिवाइवल कभी भी हो सकता है। आज आप देखिए तेलंगाना में 28% वोट था कांग्रेस को, और लोग कह रहे हैं कि तेलंगाना कांग्रेस जीत रही है। तेलंगाना में 19% का गैप था टीआरएस और कांग्रेस में, और आज कह रहे हैं लोग कि कांग्रेस जीत रही है। तो यहां तो 33 था, 33 और 43, 10 का गैप है। तो इतनी खराब हालत वहां नहीं थी, परसेप्शन खराब था, क्योंकि ये जवाब नहीं दे पाते थे। क्योंकि 3000 में उमन 2500 में धान बिसा थे, 2600 में धान बिसा थे, तय कम लेबे, तो भाजपा कार्यकर्ता मायूस होकर गांव से लौट आता था। द मोमेंट इन्होंने ये मैनिफेस्टो लाया जी और लोगों को ये बिल्कुल यकीन नहीं था, अंदाजा नहीं था कि बीजेपी 3100 रुपए का धान बोलेगी। पूछो इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार धान के एमएसपी के ऊपर 1 रुपए भी बोनस देने के खिलाफ थी, और उनके ही मना करने पर पहले बोनस नहीं दिया गया था। पिछले 5 साल लगातार भूपेश बघेल सरकार को किसी न किसी तरीके से इस बात का समस्या आती रही कि मोदी सरकार की चिट्ठी आती थी कि आप ये बोनस मत दीजिए। ऐसे में ये उम्मीद करना कि भाजपा का मैनिफेस्टो
3100 रुपए का धान, पूरा पेमेंट एक साथ बोलेगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके ऊपर उन्होंने 12,000 रुपए महिलाओं को बोला। तो ये जो दो चीजें हैं ये इतनी बड़ी हैं कि अगर आप रामायण सीरियल आपको याद हो, आप लोग देखे होंगे जी बिल्कुल कि एक ब्रह्मास्त्र ऐसे चला और एक ब्रह्मास्त्र ऐसे चला, टकरा के जी, दोनों स्वाहा स्वाहा। तो इनका जो मैनिफेस्टो का दांव था या इनका 3,000 का धान का दांव था जिसको 3200 करना पड़ा, वो उससे टकरा के खत्म हो गया। तो जैसे ही मैनिफेस्टो आया, बीजेपी का वर्कर जो जवाब नहीं दे पाता था पूरे ताकत से मैदान में उतर गया और 15 दिन उसको मिले। और बीजेपी की नेटवर्किंग ज्यादा है, मीडिया में भी सभी मानते हैं कि बीजेपी का असर बहुत है। मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यह है कि बीजेपी ने तुरंत उस आखिरी 15 दिन में उस मैनिफेस्टो को गांव-गांव पहुंचाया है जी और उसका असर है कि ये जो आपको क्लोज फाइट दिख रही है ये है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी क्लोज होगी, थोड़ा कंफर्टेबल मार्जिन अभी भी रहेगा। तो सुदीप जी, जैसे कि आप खुद मान रहे हैं कि घोषणा पत्र एक अहम फैक्टर साबित हो सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन क्या इन दो घोषणाओं के अलावा और भी कोई मुद्दे या कोई चीज जो बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है अगर वो सत्ता में आती है तो? देखिए, दोनों के लिए एक एक चीज है। कांग्रेस के लिए मास्टर स्ट्रोक ये होगा कि घोषणा करना एक बात है, लेकिन बीजेपी ने पहले बोलकर नहीं दिया था। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, तुम मन तो बोले रहे हो नहीं दे हो, ये हर बोली से तो दी से, एक खर ऊपर भरोसा है। ये ट्रस्ट डेफिसिट बीजेपी के साथ है। कांग्रेस जीतेगी तो इसी ट्रस्ट डेफिसिट पे जीतेगी कि भूपेश बघेल की सरकार ने, उसको आप भूपेश पे भरोसा बोलिए, सरकार पे भरोसा बोलिए, कांग्रेस पे भरोसा बोलिए, जो भी बोलिए, वो चीजें पूरी की। बीजेपी अगर जीतेगी तो जीतेगी केवल एक आराम पे, और वो है कांग्रेस की रणनीतिक भूल। 75 पार बोलना, मैं शुरू दिन से बोल रहा हूं, कांग्रेस की रणनीतिक भूल है जी। जिस दिन आप 75 पार बोलना शुरू करते हैं, आपका वर्कर रिलैक्स हो जाता है, आपका जो वोटर है वो रिलैक्स हो जाता है, और उसके बाद बोलता है काका के सरकार तो बना थे, एला नहीं जीतन दो, एला विधायक ला हराना है, विधायक बदमाशी करे। आप 22 विधायक इन्होंने बदल दिए, तब भी पुराने 48 लोग लड़ रहे हैं। और 2013 का मैं आपको आंकड़ा बता दूं, कांग्रेस के 36 विधायक में से 23 हारे थे। अगर 2013 में सरकार नहीं आई थी, रमन सिंह के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद, जीरम घाटी कांड होने के बाद भी, तो केवल इसलिए नहीं आई थी कि कांग्रेस के आधे विधायक भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। 23 विधायक कांग्रेस के 36 में से हारे थे, बड़े बड़े लोग हारे थे। रवींद्र चौबे नेता प्रतिपक्ष है, हार गए थे, राम पुकार सिंह हार गए थे। तो ये 75 पार बोलना इनकी रणनीतिक भूल है। ये जो भी सीटें कम हो रही हैं वो उसी के कारण हो रही हैं क्योंकि चुनाव लोकल हो जा रहा है। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी बोलते हैं कमल को देखिए, मेरे चेहरे को देखिए, सरकार बनाने के लिए वोट दीजिए। वो ये बोलते ही नहीं कि सांगानेर में इसको दीजिए, भिलाई में इसको दीजिए और यहाँ इसको दीजिए। वो मुझे देखिए, कमल को देखिए, सरकार के लिए वोट दीजिए। ये लोगों ने क्या किया कि 75 तो आ ही रहा है, 70 तो आएगा ही, 60 तो आ ही जाएगा, इसको ठीक करो। ये अगर होगा तो ये चुनाव को लोकल बनाने का गलती है और ये इसका परिणाम होगा। अपन आउ देखे हो कि जेन बीजेपी के जेन राष्ट्रीय नेता मन उतियाल रही छत्तीसगढ़ में, अलग अलग हिस्सा में अलग अलग प्रयोग भी करे है, चाहे धर्म लेके प्रयोग करे, चाहे वो धर्मांतरण लेके प्रयोग करे है, आउ ए बार जेन उम्र के भी जेन सीमा है ओकरो परवाह नहीं करे है, ननकीराम कंवर ला घलो मैदान में उतारे है। ऐसा मतलब हर एक सीट में एक अलग अलग किस्म के प्रयोग देखे मिले, चाहे अरूण सावला लोरमी ले जाए के होए, तो का अहुमन काम करही? देखिए, भाजपा के ऐसे है दारी के कुछ हो जाए, भूपेश बघेल नहीं आने देना है। काबर के भूपेश बघेल जितना मोदी ला गरिया थे, उतके गरियाए के हिम्मत कोनो कांग्रेस नेता में नहीं है। और एक कारण उमन का करे कि हमार वोट तो नहीं बढ़ा थे, तो ले चला ये दारी ऐसे करो कि कांग्रेस के वोट घट जाए। तो कहूँ छोटा सर्व आदिवासी समाज लड़ा थे, तो कहूँ गोंडवाना लड़ाईस, कहूँ कोनो लड़ाईस, जोगी कांग्रेस के भी टिकट, कोनो टिकट देख ले। जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में लड़ाई चला थे ना, एकदम कट्टस, तो छत्तीसगढ़ में टिकट ला देख,
आम आदमी के टिकट लोरमी में सतनामी लड़त है आम आदमी, काला नुकसान करी कांग्रेस। खल्लारी में कौन लड़त है? आदिवासी, काला नुकसान करी कांग्रेस। तो जोगी कांग्रेस के टिकट दे, कौन काला टिकट दे थे कांग्रेस के बागीला। तो ये जतका पार्टी के टिकट है, कहूं न कहूं ऐसे लगते हैं कि टिकट भाजपा के दिशा निर्देश है कि ऐसे टिकट देवा। अगर मैं डायरेक्ट कह दूं कि कैंडिडेट वुमन चुने हैं तो ज्यादा हो जाए ही, लेकिन दिशा निर्देश तो है। मतलब अगर हमार वोट नहीं बढ़ा थे तो ले कांग्रेस के वोट ला निचुला। ये रणनीति में काम करे हैं और ये रणनीति भी कहूं न कहूं असर करते। जैसे आज दीपक बेज के जिन सीट है वहां पूरा हिंदू क्रिश्चियन करीस, नारायणपुर में हिंदू क्रिश्चियन, कवर्धा में अकबर के सीट है हिंदू मुसलमान, साझा घलो सीट है, साझा तक हिंदू मुसलमान के असर है पूरा। आपने अभी तीसरे दल की बात निकाली तो उससे मैं सवाल कर लेती हूं, क्योंकि अभी तक हमने देखा है सुदीप जी कि जो मुकाबला है छत्तीसगढ़ में हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के बीच रहा। बसपा वैसे शुरू से चुनाव लड़ती आई है पर 1-2 सीटों से ज्यादा उसे कभी नहीं मिला। 2018 में जेसीसीजे को कहा गया था कि किंग मेकर की भूमिका निभाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर हम मान रहे थे कि जो 2023 का मुकाबला होगा वो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा आम आदमी पार्टी भी बहुत दमखम के साथ इस बार मैदान पर थी। जेसीसीजे की परिस्थितियां इस बार अलग है, लेकिन फिर भी चलिए मजबूती से वो कह रहे हैं कि लड़ रहे हैं। बसपा ने गोंगपा के साथ गठबंधन किया, सर्वादिवासी समाज ने हमर राज पार्टी बनाकर अपने प्रत्याशी उतारे। इसके अलावा छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने जोहार पार्टी बना ली। तो और आदिवासी क्रिश्चियन में हमार सर्व आदिवासी दल घलो है। तो इतने सारे जब दल आए तो ये था कि इस बार जो तीसरा मोर्चा है, तीसरे दल हैं, उन्हें सीटें मिल सकती है। लेकिन जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए हैं उसमें कोई खास नंबर्स किसी तीसरे मोर्चे को दिखाई नहीं देता है। आप क्या मानते हैं? नहीं, तीसरे मोर्चे को सीट नहीं मिलेंगी। देखिए ये वोट कटवा के रोल में है और वोट कटवा के रोल में ही रहेंगी। 1-2 सीट अगर तीसरी पार्टियों को मिल गई तो मिल गई, बाकी पूरी तरह सीटों का बंटवारा कांग्रेस और भाजपा में होने वाला है। कोई एक आध जगह निर्दलीय बागी बीजेपी का मजबूत है या कांग्रेस का मजबूत है तो वो एक डिफरेंट सीन होता है, वहाँ वो कैडर पूरा साथ देता है। तो मोस्टली जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट है। और मैं इस चुनाव को देखता हूं कि ये चुनाव 4 हिस्से में हुआ है जी। बस्तर का चुनाव अलग चुनाव है, बिल्कुल। सरगुजा का चुनाव अलग चुनाव है, और महानदी बेसिन जिसको कहते हैं बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर संभाग, इसके चुनाव में भी 2 हिस्से हैं, इसका शहरी हिस्सा और इसका ग्रामीण हिस्सा। तो ये 4 चुनाव डिफरेंट हुए हैं। आप रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा कि चारों में नतीजे डिफरेंट आएंगे। देखिए छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है और आदिवासी की जनसंख्या भी बहुत 32% से अधिक है। और बावजूद कोई भी आदिवासी पार्टी आगू नहीं आए। उनका जन पुराना जन जुन्ना नेता हवे, चाहे भाजपा के रहीस चाहे कांग्रेस के रहीस, इनकरो मांग रहीस के सीएम आदिवासी होना चाहिए। तो वो सीएम आदिवासी, खैर ओकर बारे में तो आजकल बात घलो ज़्यादा नहीं चलत है, लेकिन कोई पार्टी घलो दमखम से सामने नहीं आ पाते। वो मतलब जिताए घलो नहीं हुआ के जिन वोटर है तेन मन एकर पीछू आप मन का कारण देखते हो? देखो कहूँ मैं देखा था इमा कि जिन आदिवासी नेता मन है, चाहे कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, ओमा अभी तक उतना सक्षम नेतृत्व नहीं आए हैं जिन पूरा राज्य ला अपन साथ लेके चल सके। जोगी जी आदिवासी के नाम पे राज करीस, जम्मू मन जाना था कि जोगी आदिवासी नहीं रहीस। कर्मा जी माँ वो क्षमता रहीस, पर जिन टाइम वो कर सकत रहीस पूरा प्रदेश के नेतागिरी, वो टाइम वो सलवा जुडूम चला के बस्तर में अपन ला सीमित कर लीस। अरविंद नेताम जी पुराना समय के नेता हो गए, वो समय ओखर निकल गए। तो अब कोनो ऐसे नेता नहीं है जेकर छत्तीसगढ़ में प्रभाव हो पूरा। एक दूसरी यह बात यह है कि जैसे मंत्री बनते हैं आदिवासी नेता मन, ओखर एंटी इनकम्बेंसी भारी बढ़ते। प्रेम साय सिंह के एंटी से अतका रहीस के वो टिकट कट गए। इवन भाजपा में राम विचार चुनाव हार गए रहीस 2008 में 13 में। ओखर बाद कवासी लकमा ये दारी, मोहन मरकाम जी ये दारी, अमरजीत भगत है, सब सीट में फंसे है ना। तो जिन अपन सीट में फंस जाही तो फिर प्रदेश के नेतागिरी में कैसे समय दी। तो बड़ा नेता बनने के लिए मुझे लगता है कि आदिवासी नेताओं को और अपने आप को परिपक्व बनाना होगा। 32% आदिवासी हैं, 29 आदिवासी सीट रिजर्व है और 20 सीट ऐसी है जहां आदिवासी 25% है। तो कायदे से तो उनका नेतृत्व आगे होना चाहिए,
झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री है हमेशा से। जी झारखंड में आदिवासी 29% है ना, छत्तीसगढ़ से 3 कम। लेकिन वहां झारखंड आंदोलन के कारण आदिवासी नेतृत्व तो शुरू से मजबूत है, यहां वो स्थिति नहीं है। नंद कुमार साय घलाव ज़्यादा मजबूत स्थिति में नहीं हो पाई जब बीजेपी ले वो कांग्रेस घलाव आगे। तो पार्टी भी खलो जिम्मेदार है। नंद कुमार साय उमन के बड़ा नेता रही तो खुदे कमजोर करीस। पहले जोगी से लड़ा दी 2003 में, हार गए, ओखर बाद सांसद बना के भेज दें, फिर ओखर बाद टिकट नहीं दी से तो कांग्रेस में आ गए। तो आदिवासी नेता मन वहां पर और मेहनत करे के जरूरत है मोला लगथे। दीपक बेज जैसे नवा नाम है, दीपक बेज प्रोमिनेंट है। अब देखो आगे का करही, ये चुनाव अगर जीत गए तो, है ना, वो चुनाव में कड़ा लड़ाई में फंसे है, मोला लगते जीत जाही, लेकिन कड़ा लड़ाई है चित्रकूट में। देखो कड़ लड़ाई तो है छे, और चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, मुख्यमंत्री के जो नाव है ओला लेके दोनों पार्टी में थोड़ा सा असमंजस स्थिति बने हुए हैं। कांग्रेस आई तो भले बघेला आगू चलत है, लेकिन सीधे घलो कई खन बयान दे दे के जनता मन एक किस्म से भोरा मतलब डालत है, भरम के स्थिति पैदा करत है। तो क्या कांग्रेस के लिए चुनौती रही अगर कांग्रेस जीत के आते है तो? अब ये सवाल के जवाब मैं कैसे दूं, ये तो पार्टी के मामला है, मन के विधायक बन तय करही। हाँ, ये जरूर है कि खुद सिंधिया जी घलो कहे है कि मुख्यमंत्री बने में अगर सरकार बनही तो भूपेश बघेल आगू रही, काबर के ओखर मुख्यमंत्री रहत चुनाव हुआ थे। तो ये स्वाभाविक बात है। अब उमन का करही विधायक बन के बाद, विधायक दल में का बात होही, पार्टी में का बात होही, ओखर हाईकमान का करही, ओखर जवाब मैं कैसे दूं। सुदीप जी, कांग्रेस से तो चलिए सीएम फेस में ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद एक मजबूत दावेदार हैं, बन सकते हैं अगर भूपेश बघेल, लेकिन जब बात भारतीय जनता पार्टी की आती है तो जो चेहरे हैं उन पर थोड़ा सा विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है कि कौन बन सकता है, क्योंकि रमन सिंह तो 15 साल थे ही उन्हें, और इस बार ओम माथुर ने भी कहा था कि किसी नए को हम मौका देंगे। ओपी चौधरी के लिए जब अमित शाह आते हैं प्रचार करने तो कहते हैं बड़ा आदमी बनाएंगे, इन्हें आप जिता कर लाइए। फिर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी हैं। तो आप क्या मानते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार यहाँ बनती है तो कौन हो सकता है मुख्यमंत्री? देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि सरकार बनती है तो ये है कि बीजेपी का भविष्य का नेतृत्व क्या होगा, इस पे बात करें। मतलब सीएम ना भी बने, नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, इसको साथ में ले तब जवाब देना बनता है। जी बिल्कुल। तो इसमें अगर आदिवासी विधायक ज्यादा आ रहे हैं तो केदार कश्यप जीत जाएंगे, तो जीतने की पूरी संभावना है। लता उसेंडी जीत जाएंगी तो, राम विचार नेताम जीतने की संभावना है, वो जीत जाएंगे तो। विष्णुदेव साय का स्थिति थोड़ा सा डाउन। विष्णुदेव साय को ये लोग बड़ा बने मजबूत नेता नहीं मानते कि वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अमित शाह वगैरह देख चुके हैं उनको। तो ये 3 में से कोई नाम नेता प्रतिपक्ष या जिसको आप संभावित मुख्यमंत्री कह रहे हैं भविष्य का, ओबीसी में अरुण साव जीत जाएंगे तो सबसे आगे है। और रमन सिंह जी को मुझे लगता है कि उनको पार्टी छुट्टी देना चाहेगी, क्योंकि अगर लेकिन तोड़ मरोड़ में कहीं बन जाए तो बात अलग है। कुछ बात मुझे नहीं लगता कि पुराने नेता, क्योंकि देखिए बीजेपी ने देखो पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया उत्तराखंड में, 6 महीने बाद चुनाव हुआ, वो हार गए, उसके बावजूद पुष्कर सिंह धामी को ही रखा। मतलब वो अगर एक बार नया नेतृत्व लाना तय कर लेते हैं तो फिर वो पीछे नहीं हटते। जी, आप मन देखत रहे हो कि जब जैसे से मतदान के दिन लठियात रही तो बीजेपी वाले मन बहुत ज़्यादा महादेव महादेव करे लगिन। कि यहाँ दिल्ली में घलो पीसी करत रहीस, इतनी बार मोदी अलग बोला, इतनी बार अमित शाह अलग बोलत रहीस, और छत्तीसगढ़ के नेता मन है उमन भी लगातार अलग अलग प्रचार तंत्र के माध्यम से महादेव महादेव चिल्लाई। और कांग्रेस वाले मन ईडी एला लेके जिन कार्रवाई रहीस ओला लेके वन मुद्दा बनाईस। तो का वो मुद्दा काम करीस है महादेव के जिन मुद्दा है तेना, चाहे वो सीएम के छविल धूमिल करे बर हो, चाहे फिर कांग्रेस का वोट काटे बर हो। देख ऐसे है, ईडी के जिन कार्रवाई जतका होत है, कांग्रेस ऊपर होती, जनता मान जाती कि कांग्रेस तो पुराना पार्टी है तो वहाँ भ्रष्टाचार हो सकता है। फिर टीआरएस पे भी होत है, फिर टीएमसी पे भी होत है, फिर डीएमके में भी होत है, फिर कांग्रेस के आदमी पर होत रहीस, वो भाजपा ज्वाइन कर लीस, ओखर कार्रवाई बंद हो गए। कोनो आदमी विपक्ष पर इथे ऊपर कार्रवाई चलत रही थे और भाजपा ज्वाइन करती बंद हो जाते। तो ये जनता के बीच में ये संदेश है कि भाजपा के कोनो आदमी ऊपर जांच नहीं चलत है, और मोदी जी के छवि हो ही ईमानदार के, भाजपा पूरा पार्टी के नेता मन ईमानदार है, जनता नहीं माने।
जनता जानते हैं कि एहू मन भ्रष्टाचार में उत्कच लिप्त थे, जबका और दूसरा राजनेता रही थे और उमन पर कार्रवाई नहीं हुआ थे, तो ईडी के विश्वसनीयता पर सवालिया निशान है, पहली बात। जी। दूसरी बात यह है कि जन महादेव ऐप के बात है, ईडी कार्रवाई कब करते? ईडी कार्रवाई करते जब पहले एक अपराध दर्ज हो जाए। ईडी प्रेडिकेट ऑफेंस बोलते हैं उसको पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो वो प्रेडिकेट ऑफेंस पुलिस दर्ज करती है या सीबीआई वगैरह दर्ज करेगी। वो अपराध छत्तीसगढ़ पुलिस ने दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक नहीं कई अपराध है महादेव ऐप पे दर्ज किए हैं, 400 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है। उसी जांच को आगे बढ़ा के आप आए हो और आके आप बोल रहे हो कि आप चला रहे थे। अगर वो चला रहे थे तो 400 लोगों को गिरफ्तार कैसे किए? और आज वो जो बयान दिया था आदमी, वो बदल के बोल रहा है कि मेरे से जबरन बयान दिलाएं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ये चीजें मुद्दा नहीं थी। एक जो अपर क्लास पढ़ा लिखा सेगमेंट है जो चर्चा करता है, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में हो चाहे कांग्रेस के पक्ष में हो, उसके बारे में स्ट्रांग ओपिनियन रखता है। एक बोलता है पूरा भ्रष्टाचार है, पूरा डकैती चल रहा है, दूसरा बोलता है नहीं है, ये फंसा रहे हैं। एक सामान्य मतदाता जो है उसके लिए वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और जैसा कि अब मुद्दों की बात उठ चुकी है सुदीप जी, तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि इस चुनाव में आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हावी रहे जिस पर लोगों ने वोट डाले होंगे? देखिए, एक तो ये मुद्दा है कि जो केवल धान की फसल कीमत का मामला नहीं है, जो गांव गरीब किसान की एक जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी को जो सपोर्ट और पुश 15 साल लगातार बीजेपी सरकार में नहीं मिला था, वो पुश 5 साल मिला। तो एक बड़ा मुद्दा वो है। माने आपको शायद जानकारी नहीं होगी, और मैं तो कई बार आश्चर्य होता है कि कांग्रेस सरकार का भी जो प्रचार तंत्र था वो इसको क्यों प्रचारित नहीं किया। 500 से अधिक नई राइस मिल डली। क्या राइस मिल उद्योग नहीं है? क्या केवल सीमेंट और पावर प्लांट ही उद्योग है? तो ये जो औद्योगिकरण एग्रीकल्चर के बेस पे हुआ, जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, ये भी रोजगार पैदा कर रहा है, ये भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और ये भी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है। तो ये जो पूरी एग्रेरियन इकोनॉमी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे एमएसपी मिलना, तेंदुपत्ते का पैसा बढ़ना और ये पैसा किसानों के पास जाना और किसानों का बाजार में उस पैसे को खर्च करना, जिसके कारण कोरोना काल में भी ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ की नहीं घटी। तो मुझे ये लगता है कि ये बड़ा मुद्दा है और हर मतदाता के जहन में होगा। अर्बन को छोड़ दीजिए, एक गांव के उसमें कि पहली बार किसी सरकार ने रूरल इकोनॉमी को पुश किया है। एक दूसरी चीज ये है कि ये जो हिंदुत्व की काट में छत्तीसगढ़ियावाद लेके भूपेश बघेल ने आगे किया, आज बीजेपी भी अपने कार्यक्रम शुरू करने के पहले छत्तीसगढ़ महतारी के ऊपर माला पहनाती है, तो उसका भी असर होगा। और ये मुद्दों की बात थी, जैसे आपने देखा होगा चुनाव से ठीक पहले किस तरीके से महादेव ऐप का मामला उठा, ईडी आईटी की रेड, और किसान, धान, महिलाओं पर फोकस तो दोनों पार्टी ने रखा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या कोई ऐसे जरूरी मुद्दे थे जो इस चुनाव में लगा आपको कि छूट गए? बिल्कुल, बहुत से जरूरी मुद्दे छूट गए। पूरी बहस इन्हीं पे आके केंद्रित हो गई, विपक्ष ने भी नहीं उठाए। आज बहुत सारी जगहों पर गवर्नेंस का जो मुद्दा है कि अच्छा प्रशासन कौन देगा, उस पर कोई चर्चा नहीं है। प्रशासन का स्तर क्या होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं है। ये एक अच्छी बात नहीं है। ये आपकी वेलफेयर स्कीम का रोल एक लिमिटेड है, एक सीमा तक है। उसके आगे आपको अंततः सुशासन देना होगा। सुशासन देने में आप देखिएगा कि जहां तक मुख्यमंत्री की रीच है वहां तक तो अच्छा होगा, उसके नीचे क्या हो रहा है, दूरस्थ भरतपुर सोनहत में क्या हो रहा है, सुकमा में क्या हो रहा है, वहां तक रीच नहीं हो पा रही है। तो जो एक स्वस्थ प्रशासन का जो मुद्दा था वो ना भाजपा ने उठाया है और ना कांग्रेस ने एड्रेस किया है। पूरा चुनाव वेलफेयरिज्म पर या फिर वो प्रतीकात्मक जिनको मुद्दे कहते हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व छत्तीसगढ़ियावाद, उन पर केंद्रित है। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर तो राम, कृष्ण, बजरंगबली, वो सारे नाम इस बार बघेल ने ले लिए और अपनी स्कीम में भी शामिल किए। क्या मतलब यही वजह तो नहीं है कि बघेल को डायरेक्ट मतलब टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की ओर से? देखिए, ये तो सच है कि
कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती कि कांग्रेस का कोई नेता माने मंदिर जाता हुआ दिखे। उनकी दिली इच्छा है कि उसमें से एक भी कांग्रेस का नेता मंदिर जाते ना दिखे, तो उनके लिए फील्ड आसान हो जाती है। और अगर कांग्रेस का कोई नेता आगे बढ़ के ये सारी चीज़ें कर रहा है तो उससे उनको तकलीफ होती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन भूपेश बघेल के ऊपर जो अटैक बीजेपी कर रही है वो 2-3 कारणों से है। एक तो वो ओबीसी वर्ग से आते हैं जिस पे मोदी जी अपना हक जमाते हैं, जबकि टेक्निकली 1995 के पहले मोदी जी की जो जाति है वो ओबीसी नहीं थी। आज वो हैं ओबीसी के बड़े नेता हैं और देश के नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो एक तो ओबीसी होना उनका, दूसरा बहुत वोकल होना। वो बहुत फ्रंटल अटैक करते हैं, तो वो फ्रंटल अटैक आप और कोई करता दिखेगा नहीं आपको। तो उसके लिए वो नहीं चाहते कि कोई इतना फ्रंटल अटैक करता हुआ रहे। देखिए, अब चुनाव है तो आकलन की ही बात चल रही है, तो एक आकलन, एक मुआयना आप अपनी ओर से ही बताइए। अगर बीजेपी और कांग्रेस की सीटें लगभग बराबर रहती है, बहुत 3-4 सीटों का फासला रहता है, तो क्या ऐसे में कोई जोड़ तोड़ की कोशिश होगी, या जिसको कहा जाता है कि ऑपरेशन लोटस, ऐसा कुछ होने वाला है क्या? छत्तीस देखिए, ये चर्चा हम लोग चुनाव परिणाम तक रखे थे। परिणाम के आगे के जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है उस पर चर्चा जा रही है, लेकिन मैं जवाब दे देता हूं, शायद ये स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल बैरियर है 40 और 50। कांग्रेस 50 क्रॉस कर जाए, बीजेपी 40 से नीचे रह जाए, तो वो एक मनोवैज्ञानिक बैरियर है। उसके बाद वो स्थिति नहीं बनेगी। अगर वो स्थिति उसके बाद भी बनाने का प्रयास होता है तो जाहिर है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए अच्छा नहीं होगा। तोड़ फोड़ की राजनीति, सरकार बदल सकती है लेकिन उससे स्टेट को लंबा नुकसान होगा। तो छत्तीसगढ़ में साफ देखा जा सकता है कि कितनी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और कांग्रेस। हालांकि इस टक्कर में फिलहाल जो कांग्रेस है वो आगे नजर आ रही है अगर हम एग्जिट पोल के आंकड़े देखें तो, लेकिन कल ही ये पता चल पाएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनती है। अगर कांग्रेस रिपीट हो जाएगी तो जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसे हम कह सकते हैं कि वो आसपास रहे। और चर्चा में जुड़ने के लिए सुदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अपना प्यार बरकरार रखें और देखते रहें छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार।